तो भाई आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन को तो बहुत डीपली स्टडी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। सबसे फर्स्ट पे अगर हम वर्ड फर्टिलाइजेशन को देखें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ़ीमेल की तरफ से जो गमीट होता है, फ़ीमेल का मतलब जो एग होता है इसका, और मेल की तरफ जो गमीट होता है मतलब जो स्पर्म होता है, एग और स्पर्म्स का फ्यूज़ कर देना ताकि आगे जो है नेक्स्ट ज़ाइगोट बन सके। तो एग्स और स्पर्म्स की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि एग और स्पर्म्स की जो फ्यूजन है या इनका जो कॉम्बिनेशन है क्या होगा, ये बॉडी से आउटसाइड होगा। मतलब अगर तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, या फिर मेनली अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर अगर क्या हो रहा है कि एग और स्पर्म्स की जो है ये फ्यूजन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या है कि वाटर जो है ये रिक्वायर है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि वाटर क्या करेगा कि ये एग्स को जो है ये डेसिकेशन से बचाएगा, यानी एग जो है ये ड्राई आउट ना हो जाए, इस चीज़ से वाटर बचाएगा। और दूसरा क्या ऑफ कोर्स कि जो स्पर्म्स हैं वो भी लैंड के ऊपर क्या है सर्वाइव नहीं कर सकते, वो भी ड्राई आउट कर जाएंगे। तो इसी वजह से वाटर जो है रिक्वायर है। और दूसरा क्या है कि स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए, यानी स्पर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी वाटर रिक्वायर है। जैसे आप जानते हैं कि हमेशा जो मेल के जो गमेट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं, इनके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इनको मूव करवा सके। और जो फीमेल के हमारे पास गमेट होते हैं, एग्स होते हैं, ये हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते और ये साइज़ में भी बड़े होते हैं, ज़्यादातर इनमें फूड स्टोरेज होता है, इसी वजह से ये मूव नहीं करते बल्कि ये एक जगह ही रहते हैं, जबकि स्पर्म जो है ये मूव करके एग्स तक जो है ये रीच कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स जो स्पर्म्स और एग्स हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो गए मेल और फीमेल से स्पॉनिंग के दौरान। स्पॉनिंग हम बोलते हैं, मेल और फीमेल जब एग्स और स्पर्म्स को रिलीज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग का नाम देते हैं। अब एक और प्रोसेस है ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग। ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग का मतलब कि मेल और फीमेल जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े ग्रुप की फॉर्म में एक जगह जमा होंगे और ग्रुप के फॉर्म में क्या करेंगे, आगे वो स्पॉन करेंगे, मतलब तभी वो अपने एग्स और स्पर्म्स रिलीज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो उनकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे, दूसरे क्या होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब अब एक एग को भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स अवेलेबल है, मतलब ये एग जो है ये किसी भी स्पर्म के साथ जो है वो आगे जाके कंबाइन हो सकता है। इसी तरह भाई एक स्पर्म को जो है वो काफ़ी सारे एग्स अवेलेबल हैं, मतलब वो किसी भी एग को आगे फर्टिलाइज कर सकता है। तो इस तरह जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग के अंदर। और इसकी एग्जांपल है स्पंजीज, मतलब स्पंजीज यहाँ मिलियंस ऑफ गमेट्स जो हैं ये वन टाइम में रिलीज़ करते हैं और आगे क्या है कि आगे ऑफ कोर्स उनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी। इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखें तो जो एग हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा इनके पास फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स होती हैं ताकि एक्विस इन्वायरमेंट या एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक हो गया। अभी देखते हैं हम के कम क्यों होते हैं भाई। इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ़ गमेट्स हैं ये प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है दोनों पेरेंट्स को, मतलब मेल और फीमेल को, ताकि फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया जा सके। ठीक हो गया। अब भाई ऐसा क्यों है, असल में क्या होता है कि जैसे जो है वो गमेट्स रिलीज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेल ने अपने रिलीज़ कर दिया, इधर से फीमेल ने अपने एग्स को रिलीज़ कर दिया, तो क्या होता है इनका ड्रिफ्ट अवे करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब भाई वाटर है, वाटर की वेव जैसी आएंगी क्या होगा, हो सकता है ये इधर ड्रिफ्ट हो जाएं और ये बेचारे एग जो हैं ये यहीं पे पड़े रहें। तो इस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स भाई अगर ये ड्रिफ्ट कर गया मेल के गमेट तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन तो ना हुई ना, तो इसी वजह से इसका सक्सेस रेट लो होता है। और दूसरी तरफ इसी वजह से दोनों पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा गमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि भाई सारे तो ना ड्रिफ्ट करें, कोई एक तो जो है वो इसके कॉन्टैक्ट में आए और इस एग को जो है वो फर्टिलाइज कर सके। इसी तरह एक और फीचर क्या है हमारे पास कि वाटर जो है ये फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है, क्योंकि इसने स्पर्म्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना होता है, यानी स्पर्म्स ने स्विम करके ही आगे जो है वो एग्स तक जाना होता है। अब ज़्यादातर जो गमीट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन के बगैर क्या करेंगे, डाई कर जाएंगे, यानी जो गमीट्स जो हैं ये ड्रिफ्ट अवे हो जाएंगे, ऑफ कोर्स इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और ये स्पेसिफिक टाइम के बाद, मतलब मेनली 24 आवर्स या इससे ज़्यादा टाइम के बाद क्या करेंगे, ये डाई कर जाएंगे।
लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ये सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसके अंदर ना तो हमें कोई हार्मोन्स की ज़रूरत होती है और ना ही मेटिंग रिचुअल्स की। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी है, ना तो उनकी बॉडी के अंदर किसी तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं भाई कब एग ने जो है वो आगे फर्टिलाइज होना है, और ना ही मेटिंग रिचुअल्स। मतलब कि जैसे हमें पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में के केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है ये पहले किसी तरह की मेटिंग या कॉपुलेशन के लिए ये कुछ रिचुअल्स करते हैं, मतलब कुछ बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर शो करते हैं, आगे नेक्स्ट फिर ही मेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में मेटिंग रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ़ीमेल जो है ये सूटेबल एरिया की तरफ ट्रैवल करती है स्पॉनिंग के लिए, लेकिन जो ससाइल स्पीशीज़ है, मतलब जो मूव नहीं कर सकती, वो स्पीशीज़ क्या करते हैं कि वो लोकली, मतलब जहाँ पे प्रेजेंट रहती है वहीं पे अपने गेमेट्स को जो है वो रिलीज़ कर देती हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो ज़्यादातर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ही होगी, ज़्यादातर क्या बल्कि ये होती ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फिशेज़ हो गई, एम्फीबियंस, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, सी एनिमोन्स, कोरल्स, एकानोडर्म्स और पॉलीकेट्स। अब सबसे फर्स्ट पे अगर हम मेनली डिस्कस करें ब्रीफली सी अर्चिन को, तो सी अर्चिन क्या है, ये कीमोटैक्सिस को यूज़ करते हैं स्पर्म्स को ट्रैक करने के लिए। मतलब एग जो है ये केमिकली जो है वो स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे एंड में क्या है कि स्पॉनिंग जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज्ड होने का मतलब कि जिस टाइम पे मेल ने अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करना है उसी सेम टाइम पे फीमेल ने भी अपने एग्स को जो है वो वाटर के अंदर रिलीज़ कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास गेमेट्स के ड्रिफ्ट अवे करने का काम होता है, मतलब जो एक दूसरे से ये दूर चले जाते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है ये कम हो जाएगा, यानी ये जल्दी स्पर्म्स और एग जो है ये आपस में कांटेक्ट में आगे फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह आगे हम स्टारफिश को देखें, तो स्टारफिश में भी क्या होता है कि ये ग्रुप्स के अंदर गैदर होंगी, ठीक हो गया, और आगे स्पॉनिंग जो है इनकी भी सिंक्रोनाइज्ड होगी, ठीक हो गया, यानी एक दूसरे के एक ही टाइम में मेल और फीमेल जो है वो अपने गेमेट्स को रिलीज़ करेंगे और बाद में केमिकल सिग्नल्स यूज़ करेंगे सिंक्रोनाइज्ड स्पॉनिंग के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है भाई, स्टारफिश क्या करती है कि जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है तो ये दूसरे मेंबर्स को बताने के लिए कि एक जो मेंबर है वो रेडी है स्पॉन करने के लिए, वो केमिकल सिग्नल यूज़ करते हैं ताकि सारे के सारे जो हैं क्या करें, एक जगह पे गैदर हो जाए और फिर वो स्पॉन करें। सी अर्चिन के केस में क्या हो रहा है कि स्पॉनिंग सिंक्रोनाइज्ड स्पॉनिंग हो गई है, वहाँ पे केमिकल सिग्नल का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि जब स्पर्म को अट्रैक्ट करना है एग ने, तब जो है वो एग जो है वो कीमोटैक्सिस को यूज़ करेगा। नेक्स्ट अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग में क्या है कि दोनों जो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल वो अपने गेमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे और लार्वा की जो डेवलपमेंट है वो वाटर के अंदर ही होगी। लेकिन जो अडल्ट होते हैं फ्रॉग के, वो ऑफ कोर्स हमें पता है ये अपनी जो लाइफ है वो लैंड के ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं। सालमन को अगर हम देखें तो सालमन के केस में क्या है कि एनल फिन के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इसी ओपनिंग से क्या है गमेट जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं और दोनों पेरेंट्स क्या कहते हैं अपने गमेट्स को जो है वो वाटर के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। अब यहाँ पे ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कुछ डिफरेंसेस आती हैं, मतलब कुछ स्पीशीज़ हमारे पास इस तरह की है, फॉर एग्जांपल ये है फिश हो गई, चले जी फिश ही ले लें, तो क्या है कि ये इसी तरह अपने जो गमेट्स हैं ये छोड़ देगी वाटर के अंदर, ठीक हो गया। आगे क्या है वो वाटर की वेव से जो है वो इस तरह आसपास ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सालमन के केस में क्या हो रहा है कि सालमन बिल्कुल नीचे, ये फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है यानी ये बॉटम है ओशन की या सी की, तो इस बॉटम के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे आके ये अपने जो है वो गमेट्स को रिलीज़ करेगी ताकि ये फ़ौरन से क्या हो सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो सेटल हो जाए। जैसे अब यहाँ पे फ्रॉग के केस में भी देख रहे हैं कि किस तरह इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। देखें भी यहाँ पे मेटिंग तो हो रही है, लेकिन मेटिंग होने के बावजूद इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, बल्कि मेटिंग का पर्पज़ जो है ये फीमेल को आगे क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो भी अपने जो एग्स हैं उनको रिलीज़ कर दे वाटर के अंदर। अगर यहाँ पे हम सालमन को देखें तो सालमन में क्या हो रहा है कि देखें जैसे सबसे पहले फ़ीमेल अपने ओवा को या एग्स को जो है सबस्ट्रेट के ऊपर ले कर रही है, तो उसके बाद उसी सबस्ट्रेट के ऊपर यानी इन्हीं एग्स के ऊपर क्या होगा, मेल आएगा और मेल अपने स्पर्म्स को ले कर देगा। तो इससे क्या होगा, आगे जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एडवांटेजेस में क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इनमें होती है, मतलब कोई भी आगे किसी भी स्पर्म से कंबाइन कर सकता है। इसी तरह एक स्पर्म जो है उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, वो किसी भी एग से आगे कंबाइन कर सकता है।
इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि भाई इसमें जब गैमीट्स ही इतने मिलियंस के अमाउंट्स में रिलीज़ होंगे तो इसका मतलब है आगे ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा बनेंगे। और गैमीट्स जो है ये एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैमीट्स जो है वो वेस्ट भी हो जाती है। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स है और प्रीडेटर्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो गैमीट्स हैं उनको प्रीडेटर जो है उन पे ईट अप कर लेते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स है, जैसे वाटर का टेम्परेचर हो गया, ठीक हो गया, वाटर के अंदर कोई केमिकल अगर प्रेजेंट है तो वो अफेक्ट कर सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। ज़ाइगोट जो है या गैमेट जो है ये डेसिकेट कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि कोई भी वेव्स आएँ और वेव जो है ये एग्स को या स्पर्म्स को, गैमेट्स को क्या है यहाँ पे साहिल पे ले जाएं। तो जब साहिल पे चले जाएंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे जो है ये ड्राई आउट हो जाएंगे गैमेट्स, और ये भी केस हो सकता है कि गैमेट्स आपस में कंबाइन कर गए, आगे हमारे पास ज़ाइगोट बना हुआ है। तो अगर ज़ाइगोट भी इस तरह जो है वो साहिल पे जाएगा तो इसका मतलब है ज़ाइगोट भी आगे डेसिकेट होके बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास जो मेनली इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। भाई ह्यूमंस के अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, अब ये एक्सटर्नल कहाँ से आ गई? तो आर्टिफिशियल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये ह्यूमंस के अंदर भी हो सकती है। ये हम कब करवाते हैं? आज की जो साइंस है इसने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल की जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक्ड है, ठीक हो गया। ओविडक्ट ब्लॉक होने का मतलब कि जो स्पर्म्स हैं वो आगे जो है क्या है वो स्विम करके फीमेल की वजाइना के थ्रू आगे क्या है कि वो एग्स तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। अब अगर स्पर्म से एग तक नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन आगे नहीं होगी और फीमेल जो है आगे ये कंसीव नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या है कि डॉक्टर जो है ये फीमेल की बॉडी से एग्स और मेल से जो है वो स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और दोनों को काफ़ी ज़्यादा आवर्स के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए रख देते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 1 वीक के बाद जो ज़ाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन में कुछ घंटे ही लेने हैं, ठीक है। उन घंटों के बाद आगे ज़ाइगोट जब बन जाता है, ज़ाइगोट में आगे जो है भाई क्लीवेज वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मतलब इस तरह का कह लें भाई ज़ाइगोट बन जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जब सेल्स बन जाते हैं तो इसको 1 वीक के बाद क्या करते हैं कि दोबारा से डॉक्टर्स फीमेल की बॉडी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और आगे यूट्रस के अंदर ही आगे नेक्स्ट क्या है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी और यूट्रस के अंदर ही फर्दर बेबी की जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो इस तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमंस के केस में भी हम करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।